नमस्ते, मैं हूं अमीश त्रिपाठी और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेड एफएम पर बजाते रहो। इस वीडियो को जो आखिरी तक देखेगा, हमारी कॉन्वर्जेशन को जो आखिरी तक सुनेगा, उसके लिए बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। अब मेरे साथ सोचा आप कुछ कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं हाँ, कि कुछ लोगों को गिफ्ट मिलेगा, ये क्या है? इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है उन व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए, कि आप साक्षात हमारे साथ में। तो अमीश सर हमारे साथ में, बोलने की, बताने की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहला ही सवाल, किताबों में ये जो किताबों की दुनिया है, मतलब बंदा IIM में पढ़ रहा है, वहाँ से निकल के किताबों में कैसे घुस गया ये? देखिए, IIM में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होती है ये नहीं, लेकिन हाँ, आप एक तरह से आपका सवाल सही है, क्योंकि जिन विषयों पर मैंने लिखा है, शायद वो जो MBA की पढ़ाई कर रहे हैं या BSc मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जैसे मैंने किया था, शायद उनसे ये अपेक्षा नहीं होगी कि वो ऐसी पुस्तकें लिखें। तो सवाल का जवाब ये है कि मैंने अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है। मेरे बाबा जी काशी में पंडित थे, विश्वनाथ जी में, और BHU में पढ़ाया करते थे। पिताजी भी बहुत धार्मिक थे, और नानी माँ, मेरी माँ की माँ, वो ग्वालियर में रहती थी। क्या बात है। तो वो भी टीचर थी, तो सब परिवार से सीखा है मैंने। क्या बात है। अब ये जो सीरीज पे सीरीज लाने का प्रचलन जो आपने चलाया है, मतलब आप हमारे लिटरेचर के नेटफ्लिक्स हैं, अमेजॉन हैं, या जो भी और दूसरा बोल लीजिए OTT प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप सीरीज पे सीरीज लेके आ रहे हैं और जनता वेट कर रही है कि अगली किताब कब आएगी, अगले क्या कनेक्शन मिलेगा। ऐसा होता है क्योंकि अगर मैं लंदन में साइकिलिंग करता था जब समर में, राइट, तो एक दो बार मैं नॉर्मली प्राइवेट चीज़ें नहीं डालता हूँ, एक बार मैंने डाल दिया कि भाई मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, ये देखो फोटो। तो मतलब इतने कमेंट्स है उसके नीचे, आप ये सब टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, घर जाइए लिखिए। क्या तो एक अलग लिख के ले आया अभी मैं। तो ये मेरा मतलब अगला सवाल यही था कि वो कहते हैं ना कि स्पाइडरमैन का डायलॉग है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेशर फील होता है कि यार अब हमेशा एक लेवल अप डिलीवर करना है, भले ही वो ऑब्वियसली अपने दिमाग का थिएटर आप प्रेजेंट कर रहे हो, बट स्टिल। देखिए, एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, क्योंकि जहाँ तक कहानी का मामला है वहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं, क्योंकि मैं आज भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि ये कहानी आती कहाँ से। इसलिए मेरा मानना है कि शिव जी का आशीर्वाद है। मैं बस लैपटॉप खोलता हूँ और आ जाती है। क्या बात। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ अरे यार ये मेरी रचना है, मैं टाइगर हूँ, मैंने ये सब अपने दिमाग से निकाला है, तो भाई ऐसे लक्षण मैंने बचपन में क्यों नहीं दिखाए। इमॉर्टल द मेलुआ के पहले मैंने कभी कुछ नहीं लिखा था। मेरे स्कूल कॉलेज के मित्र, जो IIM के भी जो मित्र हैं, वो बोलते हैं कि सच पता एक्चुअली किसने लिखा है। तो कहानी सब शिव जी का आशीर्वाद है, लेकिन हाँ, एक दूसरे पहलू से प्रेशर है, और ये मैं थोड़ा संजीदा होकर, थोड़ा सीरियस होकर बोलूँगा, क्योंकि देखिए, अगर कोई भी इंसान आपको सबसे बड़ा कोई गिफ्ट दे सकता है, वो ये है कि उसका अटेंशन। देखिए, पैसा वो सब तो वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आज के माहौल में अगर कोई आपको अपना अटेंशन दे रहा है, आपको सुनने को तैयार है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और अगर मेरी खुशकिस्मती रही कि भाई मुझे ये आशीर्वाद मिल रहा है और कुछ लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं, तो मुझे इस आशीर्वाद को सीरियसली लेना चाहिए कि अगर कोई मुझे अटेंशन दे रहे हैं तो फिर मैं आगे कैसी बात रख रहा हूँ। मैं सिर्फ कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ, कहानी के अंदर जो फलसफे हैं वो मैं कैसी बात कर रहा हूँ। क्या मैं बिखराव की बात कर रहा हूँ, क्या मैं डिविजन्स की बात कर रहा हूँ, या मैं यूनिटी और एकता की बात कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर आपको ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, और ये सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है आपके लिए, तो इस आशीर्वाद को आप सीरियसली लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो कर दीजिए कि भाई कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट ये दिमाग में रहना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। राइट। वरना अटेंशन ग्रैब करने के लिए तो 30 सेकंड में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कुछ पता नहीं वो क्या। नहीं, वो मैं तो नहीं करता हूँ। अगला सवाल कि भाई शिवा ट्रायलॉजी आ गई है, ये बिल्कुल मैं पढ़ के बोलूँगा। राम सीता रावण रामचंद्र सीरीज और वॉर ऑफ लंका, अभी चौथी किताब। तो क्या अंदर क्या फीलिंग है, कुलबुलाहट हो रही है? जब तक मार्केट में आएगी कितने दिन लगेंगे आपको वो सिंक इन करने में, क्या भैया ये तो फिर से बेस्ट सेलर हो गया मामला? वो अंदर क्या चल रहा है?
देखिए लेखन के समय, लिखते समय तो मुझे कुछ नर्वसनेस नहीं होता है। मार्केटिंग फेज में मैं हरदम नर्वस होता हूँ, इसलिए मैं काफ़ी काम भी करता हूँ। तो इतनी मार्केटिंग करता रहता हूँ, सब इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ। ये लेकिन मेरे पाठकों का प्यार है। जैसे ही प्री बुकिंग शुरू हुई, वो सीधे 1 नंबर पे ही शुरू हुई प्री बुकिंग। तो जिस रफ्तार से रावण की प्री बुकिंग हुई थी, उसी रफ्तार से इनफैक्ट उससे थोड़ी सी तेज़ पे वॉर ऑफ लंका चल रही है। तो क्योंकि कुछ लोगों को मेरे एक नए प्रकाशक भी हैं, वेस्टलैंड बंद हो गया अभी, हापर कॉलिन्स है, तो ये भी थोड़ी नर्वसनेस थी कि भाई कोविड आपदा के बाद क्या मार्केट बदल गया है, कोई मतलब इतनी बड़ी ये पुस्तक आई नहीं है तो कैसे होगा, क्या चलेगा, और ये नया प्रकाशक भी था। लेकिन हाँ, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। तो मेरे पाठकों का मेरा बहुत बहुत नमस्ते और धन्यवाद। ये एक तरह से कहा जाए कि जिस जगह पे आप हैं, ये बहुत ही यहाँ की जनता बड़ी प्रेमी है, इंदौर की जनता, वो चाहे खाने को लेकर हो, सफाई को लेकर हो या लिटरेचर को लेकर। ऑब्वियसली आप जिस फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बनता जा रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया अब तो कहा जा सकता है कि इंडिया के लेवल पे ये अलग से एक तरह से जिसे कहा है कि स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने लगा है। इंदौर लिट फेस्ट आ रहा है तो चलो भाई वहाँ चलना है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि कई बार हम सिर्फ एक किसी शहर के लिट फेस्ट को ही जो है हाईलाइट होता हुआ देखते हैं, बट अपने आप में इंदौर लिट फेस्ट अब पहचान बना रहा है। हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं इंदौर लिट फेस्ट के दूसरी सत्र में भी आया था, और उसके बाद एक, और अभी फिर से ये कर्टन रेजर पे आ रहा हूँ जी। तो इंदौर से मुझे बहुत प्रेम मिला है, पुस्तकें अच्छी चली हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप प्राचीन ज़माने में देखें तो ये मध्य भारत जो है, ये भारत के ज्ञान का एक केंद्र था। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया भर में। कई लोग ये नहीं जानते हैं कि आज का जो ज़ीरो मेरिडियन जो है, जो ग्रीनिच में है यूके में, एक्चुअली ओरिजिनली उज्जैन में था। और उज्जैन में बहुत बड़ी विश्वविद्यालय भी थे। तो एक्चुअली ज्ञान का एक केंद्र था ये। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि भाई इंदौर भी ऑब्वियसली उज्जैन के पास ही है, तो नेचुरल है एक तरह से, तो इट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। तो इंदौर में ऑब्वियसली पोहे के सागर नहीं चलेंगे ज्ञान के सागर भी चलेंगे। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि सुबह जब तक उठता है एक इंदौरी और तैयार होता है, तब तक वो इंदौरी रहता है। हाँ। जैसे ही पोहा जलेबी अंदर गया भैया वो ज्ञानी हो जाता है। उसके बाद आप दुनिया भर का ज्ञान ले लो, उससे वो दे देगा। सो अब अगला क्या, क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, अलग अलग फिगर्स आपने जो है जनता तक पहुंचाए हैं अपनी कहानियों के थ्रू। अब हमें श्री राम, सीता, रावण भी देखने को मिल रहे हैं। आगे और क्या क्या आने वाला है, अगर पूरा नहीं भी बताएं तो एक छोटा सा, मतलब ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव अमीश हमारे साथ में इस वक्त, और बताएंगे आगे आने वाले प्रोजेक्ट में क्या आने वाला है। आपको हमारे मार्केटिंग टीम में होना चाहिए। ले लिया जाए भाई। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। तो नहीं, देखिए एक नई सीरीज़ का एक आइडिया है मेरे दिमाग में, जो लंदन में मुझे आई है। तो ये एक्चुअली आधुनिक काल में बसा है। ओके। कुछ लंदन में, कुछ इंडिया में, और इसमें गेमिंग भी है। अरे वाह। और टाइम ट्रैवल भी है। तो एकदम हटके अलग जॉनर है। मैं वापस इस हमारे पौराणिक और इतिहास की जो कहानियाँ, उस पर भी वापस आऊँगा ऑब्वियसली। तो महाभारत भी लिखना है, बहुत कहानियाँ लिखनी है। लेकिन ये एक जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो सेट है, ये इसने मेरी आत्मा को पकड़ लिया। तो शायद अगला सीरीज़ ये होगा। मतलब फैन से जितने भी साइफाई वाले वो रेडी रहें, बहुत कुछ अलग पढ़ने को मिलने वाला है। सो अगर बात की जाए लिटरेचर वर्ल्ड की, काफ़ी कुछ बदल गया है। मतलब पिछले 2 साल में, 3 साल में अगर बात करें, लोग जिसे कहते हैं ना कि पहले कहा जा रहा था कि किताबें एक समय बंद हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ ये डिजिटल मामला चलेगा, या तो आप लैपटॉप पे या जिस तरह से इस वक्त हमें देख रहे हैं लोग अपनी स्क्रीन्स पे, बस वही चलेगा। आपने आके वो सिक्का पलट दिया एकदम से कि नहीं भाई, बहुत कुछ बचा है। तो किस तरह से देखते हैं आप इस सिनेरियो को? एंड ऑब्वियसली ऑनलाइन भी लोग बुक्स पढ़ते होंगे, आपको पढ़ते होंगे। हाँ, ई बुक्स। कहाँ तक वो रेशियो ज़रूरी है आपका कि क्या जो फिजिकली पेपर है वो पन्ने पलटा के पढ़ा जाए, या नहीं डिजिटली भी आप उसे कंज्यूम करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, ये इसमें आपको ऐसे देखना चाहिए कि
जो पाठक जो है वो सिर्फ एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, एक कहानी को कंज्यूम कर रहा है। राइट। ठीक है, तो पुस्तक एक तरह से सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है जी। माध्यम कागज़ पे हो सकता है, पेपर पे हो सकता है, माध्यम कथाकार के रूप में भी हो सकता है जैसे हमारे प्राचीन ज़माने में होता था जी। OTT प्लेटफॉर्म के सीरीज़ भी हो सकते हैं। तो माध्यम अलग अलग हो, प्ले हो सकते हैं, थिएटर हो सकता है। राइट। तो देखिए, जहाँ तक कहानीकार या कथाकार का मामला है, देखिए हम तो कहानी लिख रहे हैं और उसके द्वारा कुछ फलसफे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है जी। और माध्यम एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि आई एम मीडियम एग्नोस्टिक। कोई भी माध्यम हो, मैं तो कहानी दिखा रहा हूँ, तो अपनी बात पहुँचानी, कहानी बता रहा हूँ। हाँ, बस ये कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जहाँ पे जो नॉवेल्स लिखते हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई होती है। जैसे आप पिक्चरों में देख लीजिए, चित्रपट देख लीजिए, मूवीज़ जी, उसमें 2-2.5 घंटे मिलते हैं, उसमें आप क्या कैरेक्टर बिल्ड करोगे, समय ही नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जो OTT जो सीरीज़ होते हैं, इतना एपिसोड होता है, वो एक तरह से एक नॉवल होता है। राइट। तो उसमें हाँ शायद मज़ा आ सकता है जी, नॉवल में मज़ा आ सकता है। क्या बात है। मतलब ये चीज़ कहीं पे आपको रोकती नहीं है, कम से कम अगर आपकी बात की जाए कि यार ऑनलाइन जाना है या ऑफलाइन रहना है, फिजिकली रहना है। मेरी पुस्तकें कागज़ पे भी बिक रही हैं और ऑनलाइन भी बिक रही हैं। क्या बात है। और ऐसे ही बिकती रहे, भंडार बढ़ता रहे। एक चीज़ जो इंटरनेट से हमें मिली है कि मेलुआ के राइट्स धर्मा प्रोडक्शंस के पास गए हैं। आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है? आप एज ए राइटर जुड़े हुए हैं, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? वो राइट्स एक्चुअली वापस आ गए हैं अभी धर्मा से। तो मैं अभी खुद एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन धर्मा से वापस आ गया है। तो देखिए, करण जौहर आज भी हमारे मित्र हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ लड़ाई हुई, बट वो आगे बढ़ा नहीं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। अब आपके ऊपर आते हैं, आपकी लाइफ के ऑब्वियसली सभी की लाइफ के फेजेस होते हैं। तो वो जो अमीश था, जो IIM से निकला बाहर, और आज जो अमीश है, अब इतनी सारी लेखनी के बाद का, क्या किस तरह से खुद को आप इवॉल्व होता हुआ देखते हैं? किस तरह से आप देखते हैं अपने आप के अंदर जो प्रोग्रेशन आया है? देखिए, मेरी जो किताबें हैं उन्होंने मेरे चरित्र को एक तरह से 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दिया है जी। मैं बहुत शांत हो गया हूँ, कामर हो गया हूँ, जिसका ऑब्वियसली प्रभाव पड़ा है मुझ पर। मैं जब मतलब लेखन के पहले, जब मैं बैंकिंग की नौकरी करता था और उसके पहले भी कॉलेज स्कूल में, मैं बहुत हाइपर कंपेरेटिव था, चिल्लाता विलाता था बहुत। अभी मैं शांत हो गया और इसका ऑब्वियसली प्रभाव ज़िंदगी पर पड़ता है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में मेरे पारिवारिक जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आई हैं। पारिवारिक जीवन में बहुत ट्रेजिडीज़ आए हैं, कुछ लोगों को मैंने खोया भी है, और शायद अगर ये कामनेस शायद मुझ में नहीं होती, शायद मैं बिखर भी जाता। तो देखिए, उतार चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, दुख किसके झोली में नहीं है। राइट। कुछ कठिन समय जाता है जहाँ पे दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो समय भी बीतता है। तो शायद ये पुस्तकों ने मुझे ये शक्ति दे दी कि मैं इस दुख का सामना कर पाऊँ। जो लोग ज़्यादा चिल्लाते विलाते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, जो काम रहते हैं शायद उनमें अंदर की शक्ति रहती है। और कहीं ना कहीं खुद को संभाल रखना एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, अंदर से। मैं तो ये जब ये ज़िंदगी की जो मार पड़ती है, लोग बिखर भी जाते हैं। इससे बेटर और क्या हो सकता है सर कि आपकी लेखनी से करोड़ों अपने आप को संभाले हुए हैं। इससे बेटर और क्या हो सकता है? ये जो एक जर्नी होती है एक राइटर की, कि भाई मुझे पहले जनता के सामने आना है, फिर बेस्ट बनना है, फिर बेटर देन द बेस्ट बनना है, और फिर उस पायदान पे पहुंचना है जहाँ से मुझे कोई कंपेयर कर नहीं पाता। कब आपको अंदर से ऐसी फील आई कि अब तेरा भाई स्टार हो गया है, अब तेरा भाई जो है? मेरा हरदम मानना है कि रेस हरदम अपने आप से ही होनी चाहिए। अब दूसरे के बारे में मत सोचिए। हाँ, आगे बढ़ना है, जीतना तो है, लेकिन रेस हरदम अपने आप से ही करिए। क्या कि कल बीते हुए कल से आप बेहतर आज के लिए नहीं हो। क्या बात है, खुद को बेटर करते रहें, बस वो सबसे बेस्ट है। अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा समय आजकल आप बिता रहे हैं अब्रॉड में, लंदन में ऑब्वियसली, और वहाँ तो आप हमारी जो संस्कृति है उसके प्रचारक भी हैं। तो किस तरह से ज़्यादा टाइम वहाँ रहना पड़ता है, किस तरह से ये एक्सचेंज हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज, और कितना मिस करते हैं आप इंडिया को, यहाँ का खाना, यहाँ की रहन सहन, लोगों को? देखिए, ये
कुछ चीज़ें, एक तो मैं दिल से भारतीय हूँ, पासपोर्ट भी भारतीय है। मैं वहाँ पे एक्चुअली एक डिप्लोमेट हूँ जी। जो भारतीय उच्च आयोग है वहाँ पे मिनिस्टर कल्चर हूँ और नेहरू केंद्र का निर्देशक हूँ। जैसे भारत में ब्रिटिश काउंसिल है जी, तो हमारा इक्विवेलेंट है नेहरू केंद्र वहाँ यूके में। तो सेंट्रल लंदन मेफेयर में हमारा एक विशाल बिल्डिंग है, वहाँ पे हम प्रोग्राम्स करते हैं, भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं। और जैसे ही भारत पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आ रहा है जी, हमारा जीडीपी ये साल यूके के आगे चला गया है जी हाँ, हमारा जो फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर था। तो हमारी संस्कृति का भी आकर्षण बढ़ रहा है। और देखिए ये सॉफ्ट पावर का इलाका है, आपने देखा होगा। हार्ड पावर मतलब मिलिट्री, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। सॉफ्ट पावर जो अमेरिका के पास है कि भाई दूसरे कल्चर को वो आकर्षित कर सकता है। बिल्कुल। जैसे कई लोग ऐसे हैं जो कहेंगे मुझे समीर नहीं सैम बुलाइए। हाँ, तो एक ज़माना था जब भारत का भी सॉफ्ट पावर होता था 1000 साल पहले। तो वही ज़माना हमें फिर से वापस लाना है। और मेरी खुशकिस्मती है कि थोड़ा सा मेरा योगदान हो रहा है इस तो वहाँ ज़्यादा, लेकिन खाना वाना ज़्यादा मिस नहीं होता है वो जो आपका जो क्योंकि देखिए एक डिप्लोमेट होने का एक ये फ़ायदा हुआ है कि एक और वीज़ा मिला और हमारे साथ एक बंदा गया है, हमारा शेफ। मतलब तो घर का खाना घर में मिलता है, पेट पूजा में कमी नहीं है। हाँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब आने वाले टाइम में ऑब्वियसली इनफैक्ट कई सालों से और जब से आप हैं लेखन की इस फील्ड में, बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो जो नए जो उभरते हुए और कहीं कहीं अपनी तन्हाई से उभरते हुए भी जो ये लेखक हैं, इनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि वैसे तो बड़े बन जाते हैं, अरे मैंने लिखा है, आप ज़रा सुनिए, एक बार पढ़िए और ये ऐसा बोला। लेकिन वो कौन सा सीक्रेट मसाला आप बोल लीजिए, कौन सी सीक्रेट टिप बोल लीजिए जो पता होनी चाहिए? क्या बोलना चाहेंगे आप ये जो नई उम्र के बच्चे आ रहे हैं कि पुस्तक बेस्टसेलर बन जाए? यानी कुछ सीक्रेट मसाला नहीं है, ये सिर्फ किस्मत है। मैं सच्ची में मेरा मानना है कि देखिए ये जो भी आप क्रिएटिव एरिया में आप चले जाएं जी, और ये सिर्फ पुस्तकों की दुनिया में नहीं, फिल्म्स, पेंटिंग, भाई कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आप फिल्मों के जगत में ही देख लीजिए, इतने बड़ी पिक्चरें, इतने बड़े मार्केटिंग बजट फ्लॉप कर गए। और ये कश्मीर फाइल्स इतनी मतलब छोटी बजट की फिल्म में कुछ गाने भी नहीं, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, फिल्म के अंत में तो भाई इंसान इतना दुखी होता है जी कि पता नहीं अब ये रोएं कि क्या करें। और ऐसी पिक्चर इतनी बड़ी हिट बन गई क्योंकि लोग बोलते थे अरे यार फिल्म को तो एस्केपिस्ट होना चाहिए तभी हिट बनेगी। ऐसी पिक्चर तो कौन प्रेडिक्ट कर सकता है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप अपने बस दिल की आवाज़ आगे रखिए बस। मोस्ट ऑक्यूपाइड रैपिड फायर हम लोग करने वाले हैं आपके साथ में, तो जल्दी जो दिमाग में आ जाए आपको बोल देना है। सबसे पहले फ़ोन पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं आजकल? नहीं, ज़्यादा नहीं। 1 घंटा? हाँ, 2 घंटा? नहीं, 1 घंटा, पूरे 24 घंटे। ओके, आखिरी मूवी कौन सी देखी थी? कश्मीर फाइल्स। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग अरे कुछ आ नहीं रहा है दिमाग में। अच्छा, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोथिंग आपके? अभी मुझ में कहीं थोड़ी सी क्या? सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोथिंग आपके लिए? शॉर्ट्स और टी शर्ट। अरे क्या बात है। फेवरेट खाना, फूड? खिचड़ी। आपके फेवरेट ऑथर कौन है? देखिए, अगर मैं हरदम ये कहता हूँ किसी पाठक का अगर एक ही फेवरेट ऑथर है तो उसने बहुत कम पढ़ा है, तो इससे ज़्यादा पढ़िए फिर। मैं इस सवाल का नॉर्मली जवाब ये देता हूँ कि हाल में जो मैंने जो पुस्तकें पढ़ी हैं उनमें से कौन सी पसंद आई। तो एक नाइल फर्ग्यूसन, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, एम्पायर, बहुत अच्छी है, ज़रूर पढ़िए। तो अभी के लिए आप एम्पायर पढ़िए। और मतलब वो नाइल फर्ग्यूसन ब्रिटिश राज की तरफदारी करता है जिसके मैं खिलाफ हूँ जी, लेकिन मेरा मानना है कि जो आपके खिलाफ भी सोच रहा हो, अगर वो जीनियस हो तो उसकी बात सुनिए और सीखिए थोड़ा। तो नाइल फर्ग्यूसन वैसा है। और ये आखिरी सवाल, इसको आप डॉज नहीं कर सकते कि तथागत से मिलके कैसा लगा? तथागत से मिलके मैं प्रसन्न हो गया और बस धन्य हो गया मैं।
9 3.5 बजाते रहो।